अकाउंट्स 12 स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव्स, जो कि क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का आउट ऑफ 80 मार्क्स, कंपलसरी क्वेश्चन, वो कवर करने की हम कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. ओके, जो चैप्टर नंबर 1 है उसका. व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट, मतलब पार्टनर से उनके बीच में अग्रीमेंट नहीं है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल. सो जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं होता, मान लो 3 पार्टनर्स है, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 1:1:1, विच इज इक्वल. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का साल क्या है वो भी पूछ सकते हैं. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 states that when there is no written agreement between partners, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल. जितने पार्टनर्स है, 3 है तो 1:1:1, 2 है तो 1:1. ओके. नेक्स्ट, डैश इज एन इंटेंजिबल एसेट. आंसर है गुडविल. इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट स्टिल इट हैज मॉनेटरी वैल्यू. व्हाट इज गुडविल? नेम एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. तो वो पूछे नेम एंड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, तो भी आंसर गुडविल है. यदि वो पूछे इंटेंजिबल एसेट ऑफ द बिजनेस, तो भी आंसर गुडविल है. क्वेश्चन नंबर 3, in the absence of agreement of partnership deed, interest on loans in advance by a partner is to be given at the rate of dash %. देखो, कोई पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, तो इंटरेस्ट का रेट कितना होगा? कितने इंटरेस्ट पे कितने रेट पे इंटरेस्ट लगेगा? यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है, तो 6% पे इंटरेस्ट ऑन लोन देना है पार्टनर्स को. क्योंकि पार्टनर बोल सकते हैं ना, वही पैसा मैं बैंक में रखता है तो क्या बैंक मुझे इंटरेस्ट नहीं देती, तो तुम भी तो दो. तो आपको ये बात ध्यान रखना है, लोन के सेंस में फर्म आउटसाइडर है, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो 6% पे होगा. यदि पार्टनरशिप डीड या अग्रीमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम. Next, question number 4. The liability of partners in a partnership firm is dash. जो liability होती है पार्टनर्स की, वो अनलिमिटेड liability होती है. That is, their personal possessions are also at risk. यदि मान लीजिए कि फर्म कोई लाइबिलिटी पे नहीं कर पाया, तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स बेच के और वो लाइबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी. सो ये सब कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 में आ सकते हैं. नेक्स्ट इज, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर? तो अभी बताया था यार, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. नेक्स्ट, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में हुआ क्या था कि अच्छी बातें ऑफ पार्टनरशिप एंड अच्छी बातें ऑफ कंपनीज को ज्वाइन करके एक नया एक्ट बनाया, जिसको बोलते थे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. साल क्या है? 2008 में ये फोर्स में आया था. नेक्स्ट इज, मैक्स नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म इज, मैक्सिमम नंबर कितना है? 50. Next question. A statement showing financial position of business is known as. जो business का financial position दिखाता है, उस statement को क्या बोलते हैं? Balance sheet. Thing to remember here is, balance sheet is not an account. It is a statement. Statement showing financial position पूछे या statement showing assets and liabilities पूछे, तो आंसर क्या होगा? Balance sheet. Next question. A statement showing balances of all accounts of a business is called as. देखो, सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस कहाँ दिखाते हैं? ट्रायल बैलेंस में. ट्रायल बैलेंस से ही तो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं. ट्रायल बैलेंस हमको क्वेश्चन में गिवन होता है, उससे आप बनाते हो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. तो यदि उसने पूछ लिया स्टेटमेंट शोइंग बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस, तो आंसर है ट्रायल बैलेंस. यदि उसने पूछ लिया स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, तो आंसर बैलेंस शीट है. फर्क है दोनों में. ऑल अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, आंसर इज बैलेंस शीट. नेक्स्ट क्वेश्चन.
रिटर्न इनवर्ड, पहले तो ये बता दो कि रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है। रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम है सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड इज डिडक्टेड फ्रॉम, आंसर इज सेल्स, क्योंकि सेल्स से आप माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड दूसरा नाम है सेल्स रिटर्न का। नेक्स्ट, डेबिट बैलेंसेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिकेट्स व्हाट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस नेट लॉस दिखाता है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस नेट लॉस दिखाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस क्या दिखाएगा, नेट प्रॉफिट दिखाएगा। यही यदि मैं बोलूं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं और ट्रेडिंग अकाउंट बोलूं, तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या दिखाएगा, ग्रॉस लॉस दिखाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या दिखाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट दिखाएगा। बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट में हम फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते हैं, P&L में हम ऑफिस के एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते हैं। तो डेबिट मतलब लॉस, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट। नेक्स्ट, रॉयल्टी पेड कम्स अंडर विच अकाउंट। तो रॉयल्टी है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री का एक्सपेंस है, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता। वापस दो चीजें और मैं बोलती हूँ, कैरिएज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, कैरिएज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। यदि वो बोल रहा है पावर, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, पावर डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री में पावर लगता है। यदि वो बोलता है इलेक्ट्रिसिटी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ अ पार्टनर पेड फ्रॉम द बिजनेस इज नोन एज ड्रॉइंग्स। जो आप रेगुलर खर्चा, ये मतलब आपका प्राइवेट खर्चा बिजनेस क्यों करेगा, बिजनेस अलग है और आपका घर अलग है। तो जो आप प्राइवेट यूज के लिए आपने आपके बच्चे की स्कूल की फीस भर दी, बिजनेस से पैसा ले लिया, वो ड्रॉइंग है, वापस बिजनेस में लाना पड़ेगा। तो पर्सनल एक्सपेंसेस ड्रॉइंग। ओके, नेक्स्ट, primary expenses, sorry, preliminary expenses to be written off yet will appear in dash side of dash। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जब कंपनी बनी थी और बनते वक्त या कोई फर्म बनी थी उस समय किए हुए खर्चे, स्टार्टिंग के किए हुए खर्चे, तो वो क्या है, कहाँ लिखे जाएंगे, इन एसेट साइड ऑफ योर बैलेंस शीट। जरा सा देखो, ऐसे बैलेंस शीट होती है जो बनाते हो, इस साइड में लाइबिलिटी लिखते हो, इस साइड में एसेट लिखते हो। एसेट्स में सबसे नीचे यदि ध्यान करो तो क्या आता है, कभी कभी यहाँ पे लिखा हुआ होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट येट रिटन ऑफ। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ आता है, इन एसेट साइड ऑफ योर बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल मेथड, capital method in which only capital account is maintained for each partner। देखो, capital method in which only account, which only one account, देखो दो तरह से हम लिख सकते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर क्या है कि आपको सारा चीजें एक ही जगह लिखना है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन, जबकि फिक्स कैपिटल मेथड में टू अकाउंट्स आर मेंटेन। ये पूछा हुआ एग्जाम में, तो एक मिनट में इसको ध्यान करो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन, सारे एंट्रीज उसी में करो। जबकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब होता है तो एक कैपिटल अकाउंट बनता है और दूसरा करंट अकाउंट बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, एक मिनट में दिमाग में उतारो। So, fluctuating capital method, only one account, which is capital account, is maintained. Fixed capital method, two accounts are maintained. What are those two accounts? Capital accounts and current accounts. Question number 16. Order in which fixed assets are recorded in balance sheet is known as order of liquidation। पहले सारे फिक्स एसेट्स, उसके बाद सारे इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंटेंजिबल एसेट, और उसके बाद करंट एसेट्स, क्रेडिटर्स, सॉरी डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक,
कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि पहले आप फिक्स एसेट्स लिखो, फिर इनटेंजिबल एसेट लिखो, उसके बाद करंट एसेट्स लिखो। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल इज ऑल्सो नोन एज, अभी बोला क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस मतलब नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 18, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज डैश इन इंडिया। तो जरूरी नहीं है करना, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल इन इंडिया। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल इन इंडिया। दो पार्ट कैसे आ गए भाई क्लास में? क्वेश्चन नंबर 19, पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी डैश। आंसर इज पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। आप स्मगलिंग या कोई गलत एक्टिविटी के लिए पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पार्टनर्स आर डैश लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। तो म्यूचुअल एजेंसी क्या बोलती है? पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल मतलब फर्म, फर्म के नाम से भी लायबल है और पर्सनली भी लायबल है। पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल for the debts of the firm. Next question, partnership deed is a dash of partnership. So partnership deed is an agreement. Agreement है। डीड मतलब क्या? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे पार्टनर्स, ये पार्टनर्स है, तो पार्टनर्स जो है वो किन शर्तों पे आ रहे हैं, उनका नेम क्या, उनका एड्रेस क्या, बेसिक डिटेल्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या, ये सब अग्रीमेंट में लिखा होता है। तो पार्टनरशिप डीड इज एन अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 22, when goods is distributed as free samples it is treated dash for business। क्यों दे रहे हो फ्री सैंपल? बिकॉज क्या करना है आपको? एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be the main objective of partnership firm? It is to earn profits, mind you it is not service motive। पार्टनरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट इज टू अर्न प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट इज ओपन अंडर विच मेथड? तो देखो अभी सिखाया था मैंने, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, वन इज कैपिटल अकाउंट, अदर इज करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट कौन से मेथड में ओपन होता है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 25, according to which principle closing stock is valued at cost or market price whichever is less? तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। दैट इज, देखो तीन चीजें दे सकता है वो, कॉस्ट दे सकता है, मार्केट प्राइस दे सकता है, या नेट रियलाइजेबल वैल्यू दे सकता है। तीनों में से जो सबसे लोएस्ट फिगर होता है ना, उसको क्लोजिंग स्टॉक लेके उसी अमाउंट को हम ट्रेडिंग में भी डालते हैं और बैलेंस शीट में भी डालते हैं। अब वो पूछा है क्यों, कौन सा प्रिंसिपल ऐसा बोलता है कि लोएस्ट लो? तो आंसर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, maximum interest on capital that can be paid to partners in case of profits is, यदि प्रॉफिट है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो? 12%। यदि बैंक में भी रखते तो इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता था। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि पार्टनर्स को दे सकते हैं वो भी जब प्रॉफिट है तो आंसर इज 12%। डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शोन इन विच अकाउंट? आंसर इज ट्रेडिंग अकाउंट। जितने भी डायरेक्ट खर्चे सारे ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट खर्चे सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज रिटन फॉर्म नोन एज डैश। तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो रिटन फॉर्म में लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rustomjee Builders and Lodha Builders came together to make a 20-story building. Can we call it partnership? नहीं, वो सिर्फ एक वेंचर करने के लिए साथ में आए हैं, वो हमेशा सारे बिजनेस साथ में करने के लिए नहीं आए। तो कोई एक प्रोजेक्ट के लिए आप साथ में आते हो तो उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। वी कैन नॉट कॉल इट पार्टनरशिप। एक बिल्डिंग बनाएंगे उसके बाद तू तेरे घर मैं मेरे घर, तो ये पार्टनरशिप नहीं होती,
इसको हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हुए। नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। फर्स्ट क्वेश्चन, डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड। तो यदि कोई पर्टिकुलर चीज के लिए डोनेशन आता है तो उसको हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं और वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता है। और यदि कोई स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है, जनरल डोनेशन है, तो वो जब हम इनकम, उसको हम इनकम कंसिडर करते हैं और वो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम में जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डैश अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखो, जहां 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। जहां भी एक्सपेंडिचर की बात आती है दैट हैज टू बी नॉमिनल अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देखो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एक क्लब की कमाई होती है, इनकम होती है सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है, वो कमाई उसको ड्यू हो गई बट रिसीव नहीं हुई। सम इनकम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव इज एसर्ट। प्लीज रिमेंबर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज एसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसिफ कुछ पूछना है? क्या मिस? देखो कुछ पूछना है? नहीं नहीं मिस। Okay. Excess of income over expenditure is treated as dash. Excess of income over expenditure. Income ज्यादा, हम बात क्या कर रहे हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब एनपीओ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम, तो क्या हुआ, सरप्लस। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस। तो उल्टा बताओ ना यार, यदि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकम से, तो डेफिसिट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स प्रिपेयर डैश अकाउंट टू नो द रिजल्ट्स। तो नॉट फॉर प्रॉफिट जस्ट लाइक क्लब्स है, सोसाइटीज है, ओके। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स वो क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं टू नो योर प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जिसको वो सरप्लस या डेफिसिट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, closing balance of receipts and payment account usually represent. Receipts and payment is just like cash book. तो receipts and payment का closing account क्या बताएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस विद जो भी ऑर्गेनाइजेशन था, क्लब था, सोसाइटी था, स्कूल था, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल था, यही सब आता है एनपीओ के अंदर। तो रिसीव्स एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस बताता है कैश एंड बैंक बैलेंस। नेक्स्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश ऑर्गेनाइजेशन। तो नेट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये तो सिंपल था, मतलब प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट नहीं है, सर्विस है। Receipts which are not recurring in nature are called as कैपिटल रिसीट्स, जो एक टाइम हो गई, बार बार नहीं होती है। जैसे कि आपने कोई अपना एसर्ट बेच दिया, उसको बेचने से आपको पैसा आया, तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज आउटस्टैंडिंग इनकम। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग इनकम है जो कि मेरे एसर्ट में जाएगी। ये एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड लाइबिलिटी है, ओके। नेक्स्ट, excess of total assets over total liabilities not for profit concern is known as dash। आंसर क्या है, कैपिटल फंड। एसेट्स ज्यादा है लाइबिलिटीज से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, receipts which are not recurring in nature and do not form part of regular flow of income is dash। तो रिसीप्ट जो बार बार नहीं होती है, वन टाइम है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स। नेक्स्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज नेवर एंगेज इन डैश एक्टिविटीज। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्लब, सोसाइटी, ये कभी भी ट्रेडिंग में नहीं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होते, क्योंकि उनको प्रॉफिट करना मेन मोटिव है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, receipts and payment account fall under which category?
तो रिसीव्स एंड पेमेंट, इन सारे एसेट्स जो है वो रियल अकाउंट में आते हैं। रिसीव्स एंड पेमेंट, कैश का आना जाना, तो किसके अंदर आएगा? रियल अकाउंट के अंदर आएगा। ध्यान से सुनोगे, याद होता जाएगा। एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 1 तो एड्रेस कर लोगे अपने पेपर का अच्छे से। प्लीज अटेंशन यार, एक दूसरे को हेलो बोल के क्या ही करो। यहाँ मेरी बात सुनो। सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम मेंबर इज कंसिडर्ड एज डैश रिसीट्स। तो जो मेंबर है, मान लो एक क्लब में 100 मेंबर्स है, ठीक है, 500 रुपीज एनुअल सब्सक्रिप्शन है, तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, हर साल मिलेगा ना सब्सक्रिप्शन, हर साल क्लब एक फीस चार्ज करेगा, तो दैट इज रेवेन्यू इन नेचर, इट इज रेवेन्यू रिसीव। नेक्स्ट, गिफ्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन एज पर डिसीज्ड, कोई मर गया और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अपना जो कुछ भी है वो क्लब को डोनेट करके चला गया, तो उसको क्या बोलते हैं? लेगेसी। इंपॉर्टेंट है ये। लेगेसी को कैपिटल फंड में ऐड करते हैं हम प्रैक्टिकल सम्स में, राइट? ओके, सो गिफ्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन एज पर द डिसीज लेगेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, transactions recorded in income and expenditure account are related only to dash। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ एक साल का बनता है, तो transactions recorded in income and expenditure are related to current year only। जबकि बैलेंस शीट में हम कोई एसेट सालों साल चलाते रहते हैं, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ करंट ईयर एक साल का बनाते हैं हम। Two items recorded in income and expenditure account but not recorded in receipts and payment। important question है। income and expenditure जो कि एक साल का बनता है और जिससे हम सरप्लस या डेफिसिट निकालते हैं, उसमें आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हो, सरप्लस या डेफिसिट रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। बट ये सब आप रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सरप्लस, डेफिसिट इनकम एक्सपेंडिचर में आते हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आते। उसके बाद टू आइटम्स विच आर रिकॉर्डेड इन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बट नॉट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस, ये हम सिर्फ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। देन परचेज एंड सेल ऑफ एसेट, ये तो कैपिटल आइटम हो गया ना, परचेज एंड सेल ऑफ एसेट इज कैपिटल आइटम। तो ये चीजें हम सिर्फ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, बट हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करते, क्योंकि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट सिर्फ पैसे का आना जाना है। तो पैसे का आना जाना तो कैपिटल एसेट खरीद के बेच के भी हो जाएगा, तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक साल के रिकरिंग इनकम, रिकरिंग एक्सपेंडिचर के लिए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड मैन आउट, ऑड वन आउट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट। तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे चाहे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हो, तीनों में हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। जबकि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ये तो एनपीओ बनाता है ना, तो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बिजनेस बना रहा है, जबकि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ बना रहा है। मिस जय ने गलती से लीव कर दिया, उसका नेटवर्क इशू था, उसको वापस लो ना अंदर। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरप्लस डेफिसिट, सरप्लस डेफिसिट, नेट प्रॉफिट, कैपिटल फंड, इसमें से ऑड मैन आउट करना है। सरप्लस, डेफिसिट, नेट प्रॉफिट, कैपिटल फंड। तो देखो, सरप्लस भी वर्ड एनपीओ का है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब कमाई कर ले तो सरप्लस है। डेफिसिट भी एनपीओ का वर्ड है, लॉस कर ले तो डेफिसिट है। कैपिटल, सिर्फ कैपिटल वर्ड बिजनेस का है, लेकिन कैपिटल फंड भी एनपीओ का वर्ड है। नेट प्रॉफिट रेगुलर ट्रेडिंग या बिजनेस का है, तो इसमें ऑड वन आउट नेट प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, इंटरेस्ट रिसीव, लॉकर रेंट रिसीव। इसमें देखो आप, सब्सक्रिप्शन एनपीओ की कमाई है, स्टेशनरी एक्सपेंस है, इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है, सो सब्सक्रिप्शन इज व्हाट? इनकम, इनकम है, स्टेशनरी एक्सपेंस है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑब्वियसली इनकम है,
एंड लॉकर रेंट रिसीव्ड भी इनकम है। तो जब 3 इनकम है और 1 एक्सपेंस है तो ऑड वन आउट एक्सपेंस ही होगा ना, स्टेशनरी ऑड वन आउट। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 1 एंड 2 हमने किया था। अब इसके बाद मैं एक बार दूसरे चैप्टर पे आती हूँ, पार्टनरशिप से रिलेटेड। ओके, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ध्यान दे दो भाई, समझ में आ जाएगा। ओके, admission of partner. So A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. A and B 3:2. C come into the picture for 1/5 share. C आया बिजनेस में 1/5 शेयर के लिए। सो अभी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढना है तो कैसे देखेंगे? देखो यदि 1 है टोटल, उसका 1/5 लेके गया तो 1 माइनस 1/5 कितना होता है? 4/5 होता है, बराबर है। तो ए का नया शेयर कितना होगा? 4/5 का समथिंग, ठीक है ना। और 4/5 का बोलते हैं तो मल्टीप्लाई करना। बी का भी कुछ होगा 4/5 का समथिंग, और सी तो अपना 1/5 लेके ही बैठा है। अब 4/5 का कितना ए का? 3 + 2 = 5, तो 3/5। बी का 4/5 का 2/5, और सी तो 1/5 पे फिक्स है। तो ए का करो, नया शेयर कितना हो रहा है? 4 3 12, 5 5 25, 4 2 8, 5 5 25। अब नीचे हमको डिनोमिनेटर 25 चाहिए ताकि सी का अपन कर सके। तो यहाँ पे इंटू 5 करो और यहाँ पे भी इंटू 5 करो। तो 5/5 25। तो नया रेशो कितना मिल रहा है मुझे? न्यू पीएसआर इज 12:8:5। तो ये सिंपल एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ सकता है, और ये तो इजी है ना। 1 में से 1/5 लेस करो तो 4/5 बचेगा, और फिर 4/5 को ए बी में 3:2 में डिवाइड करते हैं, और सी का बस डिनोमिनेटर सेम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, excess of proportionate capital over actual capital represents क्या? तुम्हारी कैपिटल ज्यादा है एक्चुअल कैपिटल से, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल यदि ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस कैपिटल बोलेंगे। नेक्स्ट, डैश इज क्रेडिटेड व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर ब्रॉट इन बिजनेस। तो अनरिकॉर्डेड एसेट, देखो मैंने क्या बोला, यदि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में प्रॉफिट घटता है, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट बढ़ता है, क्योंकि क्रेडिट साइड प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है। तो अब चीज ये है, अनरिकॉर्डेड एसेट आ रहा है, एसेट तो अच्छा है बिजनेस के लिए, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ाएगा ना। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स जब भी बिजनेस में आते हैं तो रीवैल्यूएशन का क्या बढ़ा के जाते हैं? प्रॉफिट बढ़ा के जाते हैं, मतलब अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं। तो अपन रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यही कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बिजनेस में आ जाए तो लाइबिलिटी, अरे पैसा देना पड़ेगा उसको, तो डेबिट साइड में लिखो उसको, ठीक है। व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, अकाउंट इज क्रेडिटेड। कौन सा अकाउंट? गुडविल घर लेके जा रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो याद है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका यदि डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, जब भी पार्टनर कुछ लाता है, कैपिटल का पैसा लाया तो क्रेडिट में, ठीक है। लेकिन यदि वो ड्रॉइंग कर रहा है, तो मैंने क्लास में भी बोला था, डी फॉर ड्रॉइंग, डी फॉर डेबिट, बराबर है ना। तो ड्रॉइंग भी डेबिट में आएगा एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आईओडी भी डेबिट में आएगा। तो आप ये देखो, जब वो पैसे विड्रॉ करके लेके जा रहा है तो आप क्या करेंगे? व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, अकाउंट इज क्रेडिटेड। जो जो भी है ना, अकाउंट से वो पैसे लेके जा रहा है तो वो अकाउंट कैश बैंक होगा, ठीक है। हमारे बिजनेस के लिए हम क्या बोलेंगे कि है ना, ए जैसे जो लेके गया, पैसे लेके गया बिजनेस से, तो ड्रॉइंग अकाउंट उसका डेबिट हो जाएगा ना। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? कैश बैंक। तो एंट्री क्या बोलती है? जैसे ए इज ड्रॉइंग
अकाउंट डेबिट टू कैश। तो उसने पूछा कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होगा, तो आंसर है कैश और बैंक क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, इफ एसेट्स आर टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, डैश अकाउंट इज डेबिटेड। वो कुछ एसेट घर पे लेके चला गया, तो पैसे तो नहीं दिए, एसेट घर पे लेके गया है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। कभी भी कोई भी ड्राइंग हो, चाहे फिर वो पैसे की हो, चाहे फिर वो गुड्स की हो, चाहे वो एसेट घर पे लेके गया है, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। और यही वो लाता है बिजनेस में, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash account is debited when unrecorded liability is brought into business। unrecorded liability business में आती है, तो हम revaluation account को, जो भी है आपका, उसको हम डेबिट कर देते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज यूज टू फाइंड। देखो ये तो याद करो ना यार, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ये तो सिखाया था कि घर में जब SON सन बेटा पैदा आता है होता है, तो पेरेंट्स सैक्रिफाइस करते हैं, ऐसे ही याद रखो इसको। सैक्रिफाइस रेशियो इज ओल्ड माइनस न्यू, SON, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो गेन क्या होगा, गेन इज न्यू माइनस ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, for making adjustment of goodwill among old partners, dash ratio is used। गुडविल का एडजस्टमेंट हमेशा हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में होगा, न ओल्ड रेशियो में होगा न न्यू रेशियो में होगा। गुडविल का एडजस्टमेंट हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में होगा। नेक्स्ट, in case of admission of a partner, revaluation account, profit or loss account is shared in dash ratio। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है, ए और बी थे, सी बिजनेस में अंदर आया, तो देखो फर्स्ट अकाउंट जो तुम बनाते हो वो रिवाल अकाउंट ही बनाते हो, या इसको क्या बोलते हैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड PSR में ही जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का कोई भी प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, रूल है रूल है रूल है। ओके, नेक्स्ट, when the liabilities are reduced in value, revaluation account is credited। revaluation liability घटना अच्छी बात है, यदि liability घटती है तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो देखो ना, यदि रिवाल है, डेबिट साइड में घट है, प्रॉफिट घटेगा तो डेबिट, क्रेडिट साइड में बढ़ है, तो लाइबिलिटी घटना तो अच्छी बात है ना, लाइबिलिटी घटी प्रॉफिट हमारा बढ़ा। तो जब भी लाइबिलिटी घटती है, जैसे कि क्रेडिटर्स को 100 रुपीज देने थे, अब 80 देने पड़ेंगे, तो 20 रुपए का फायदा हो गया ना। जब भी लाइबिलिटीज घटी तो रिवाल को क्रेडिट करना, क्रेडिट करना, लाइबिलिटीज घटने पे रिवाल को क्रेडिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज फॉर्मूला फॉर गेन रेशियो। गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। अभी सिखाया था सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। गेन रेशियो इज न्यू माइनस ओल्ड। नेक्स्ट, नेम द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल when new partner will bring his share of goodwill in cash। गुडविल का भी पैसा कैश में लेके आ, इस मेथड को हम बोलते हैं प्रीमियम मेथड। मेथड का नाम याद रखो, गुडविल भी कैश में लाएगा तो मेथड को क्या बोलते हैं, प्रीमियम मेथड। द proportion in which all partners make a sacrifice is called as sacrifice ratio। नए पार्टनर आने पे ओल्ड पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया, उसको सैक्रिफाइस रेशियो बोलते हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट भी सैक्रिफाइस रेशियो में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। NRR का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 किसका फॉर्मूला है, तो आंसर इज नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। 15th, एक्सेस ऑफ एक्चुअल कैपिटल ओवर प्रोपोर्शनल कैपिटल, कौन से मेथड से, सरप्लस मेथड। सरप्लस कैपिटल बोलते हैं, सरप्लस कैपिटल मतलब एक्चुअल कैपिटल ज्यादा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल से, तो उसको हम सरप्लस कैपिटल बोलते हैं। नेम एन इंटेंजिबल एसेट हैविंग वैल्यू, वापस है गुडविल। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, 4 इंटेंजिबल एसेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, यहां तक होप आपको समझ में आया होगा 16 पॉइंट तक। नेक्स्ट में अभी जस्ट कंटिन्यू करती हूँ।